नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ दोस्तों। बच्चों का जन्म जब गणमूल नक्षत्रों में होता है तो क्या वह भाग्यशाली होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं या फिर वह अशुभ होते हैं? आज हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और गणमूल नक्षत्र जो 6 नक्षत्र होते हैं उन्हें ही गणमूल नक्षत्रों की संज्ञा क्यों दी गई है, उसके पीछे क्या कारण है वह भी आप जरूर जानिए, तभी आपको पता चलेगा कि यह वाकई में अशुभ होते हैं या फिर शुभ होते हैं। बच्चों का जब जन्म मूलों में होता है तो ऐसा क्या करना चाहिए ताकि बच्चे के जीवन में बहुत अधिक अच्छा लाभ उसको प्राप्त हो, हर तरफ से उसको सफलता प्राप्त हो। ऐसा हम क्या करें दोस्तों? तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त हो सके आपके माध्यम से भी दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें, तभी वह वीडियो आगे पहुंचता है। अन्यथा हम कितनी ही मेहनत से वीडियो बनाए लेकिन जब तक आप उसे लाइक और शेयर नहीं करेंगे तब तक वीडियो आगे नहीं पहुंचता है। सिर्फ इसलिए प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ। और कोई भी आपके डाउट हो तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हैं, उसे मैं दूर करने का प्रयास जरूर करूंगी दोस्तों। तो कुछ 6 नक्षत्र होते हैं। यह हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। हम भली भांति जानते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ सब कुछ लिखा है। अश्विनी के बाद भरणी आता है, कृतिका आता है, रोहिणी आता है। ये नंबर इनके फिक्स है, यानी कि 21 नंबर पर सदा उत्तराषाढ़ आएगा, 25 पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ही आएगा। अब हमारे जो 9 ग्रह हैं वह 9 ग्रहों को 27 नक्षत्रों में यदि डिवाइड किया जाए तो हर ग्रह के पास 3 नक्षत्र आते हैं, अर्थात 3 नक्षत्रों का आधिपत्य एक ग्रह के पास होता है। तो मूल नक्षत्र कौन से होते हैं? अश्विनी, मघा और मूल, जिनका आधिपत्य केतु देव है, उसे मूल नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है। अर्थात बच्चे का जन्म यदि मूल में हुआ है, मघा में हुआ है और अश्विनी में हुआ है तो वह गणमूल नक्षत्रों के अंतर्गत बच्चों का जन्म माना जाता है। यह एक सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों। इसी प्रकार से अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में यदि बच्चे का जन्म हुआ है, यानी कि जन्म का नक्षत्र यदि बच्चे का यह है तो भी उसे गणमूल नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है। बच्चे का जन्म इसे गणमूल नक्षत्रों में माना जाता है तो यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि इसे अशुभ माना जाता है। यह अशुभ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे बच्चे का जन्म मूलों में हुआ है तो इसका जीवन तो बहुत अधिक संघर्षशील हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है वह मैं आपको जरूर बताऊंगी दोस्तों। तो इनका आधिपत्य बुध देवता है। तो सिर्फ 6 ही नक्षत्र ऐसे हैं जो कि गणमूल नक्षत्रों में आते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इन नक्षत्रों में ऐसी क्या खास बात है ताकि इन 6 नक्षत्रों को ही गणमूल नक्षत्रों के अंतर्गत रखा गया है? बाकी जो शुक्र देवता के आधिपत्य में आते हैं, चंद्र के आधिपत्य में आते हैं, राहु के आधिपत्य में आते हैं, उन्हें गणमूलों की संज्ञा क्यों नहीं दी गई है? आखिरकार इन 6 नक्षत्रों को ही क्यों दिया गया है ऐसी संज्ञा? उसके पीछे का रीजन मैं आज आपको बताती हूँ। वह भी आप यदि ध्यान से समझेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, बच्चे का जन्म इन नक्षत्रों में यदि पैदा होता है बच्चा तो वह प्रतिभाशाली होता है, ना कि वह कमजोर होता है। इसलिए इस बात को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि बच्चे का जन्म गणमूल नक्षत्रों में अशुभ माना गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जानते हैं हमारे 12 राशियां होती है, ये तो आप भली भांति जानते हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो यह 12 राशियां होती है। तो चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यह है कि जो 6 नक्षत्र मैंने आपको ये बताए हैं इन्हें ही गणमूल नक्षत्रों की संज्ञा क्यों दी गई है, उसके पीछे का कारण मैं आपको समझा रही हूँ, तो वह भी आप अच्छे से समझिए। यह हमारी लग्न कुंडली है। यह मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। अब जब हमारी 12 राशियां होती है, 12 ही हाउसेस होते हैं, हर एक राशि को एक हाउस रिप्रेजेंट
होता है। तो जब 9 ग्रह होते हैं उनका मूवमेंट होता है, हम भली भांति जानते हैं। तो चंद्रमा जिस भी भाव में होता है, जिस भी राशि में वह स्थित होता है, वही हमारी राशि होती है। चंद्रमा यदि यहाँ पर स्थित है तो हमारी मकर राशि होगी। चंद्रमा यदि यहाँ पर स्थित है तो हमारी कर्क राशि होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देती हूँ तो आपको बहुत अधिक अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यह हमारी लग्न कुंडली बनती है। तो लग्न कुंडली में ये 12 हाउसेस होते हैं। यह मिथुन लग्न की कुंडली है, यहाँ मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए हैं। इसलिए मैंने सेकंड एग्जांपल आपको यही की यही बता दिया है। हर एक राशि, हर एक हाउस को एक राशि रिप्रेजेंट है। अब यहाँ 3 नंबर है तो यहाँ मिथुन राशि है, या 4 नंबर है तो ये कर्क राशि है। तो चंद्रमा हमारे 9 ग्रह होते हैं, उनका भी मूवमेंट होता ही है। तो सभी 9 ग्रह हमारे अपने अपने स्थान पर मूवमेंट करते हैं। सा जो भ्रमण काल होता है वह फिक्स होता है। तो चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित होता है वह हमारी राशि होती है। लग्न राशि अलग होती है, चंद्र राशि अलग होती है। चंद्रमा यानी कि आपका मन। तो चंद्रमा आप देख सकते हैं यहाँ 10 नंबर राशि में स्थित है, अर्थात इसकी मकर राशि हो गई है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा किसी भी राशि में स्थित हो, तो जब चंद्रमा अपना नया नक्षत्र भी परिवर्तित कर रहा हो, नई राशि में भी वह जा रहा हो और नया हाउस में भी वह जा रहा हो, तो उसे गणमूल नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा जब अपना पुराना हाउस छोड़ रहा है, अर्थात पुरानी राशि जब समाप्ति का जो पॉइंट है, नक्षत्र का भी समाप्ति का पॉइंट हो, तो उसे भी गणमूल नक्षत्र कहा गया है दोस्तों। तो कुछ ही जो 6 नक्षत्र है वही ऐसे नक्षत्र है जब चंद्रमा अपनी राशि भी उदय करता है और हाउस भी उसका जो होता है नया होता है और राशि भी नई होती है, अर्थात नई राशि में वह उदय होता है, उसे ही गणमूल नक्षत्र कहा गया है। और 3 नक्षत्र ऐसे होते हैं जब चंद्रमा का समाप्ति पॉइंट होता है, अर्थात चंद्रमा उस राशि को छोड़ने ही वाला होता है, उस नक्षत्र के समाप्ति पर होता है, नई राशि में वह उदय होता है, तो दूसरी राशि का समाप्ति पॉइंट तो होगा ही होगा। जब वह नए हाउस में जाएगा तो पिछला हाउस तो उसे छोड़ना ही होगा। तो वह जो पॉइंट होता है, वह जो नक्षत्र होता है, जिस नक्षत्र को वह छोड़ रहा है वह भी गणमूल नक्षत्र में आता है। और जब वह नया नक्षत्र में जा रहा है तो जो नक्षत्र होता है नया, वह भी गणमूल नक्षत्रों की संज्ञा में ही आता है दोस्तों। तो इसीलिए सिर्फ 6 नक्षत्र ही गणमूल नक्षत्रों की संज्ञा में आते हैं। तो सबसे पहले जब चंद्रमा का उदय होगा तो सबसे पहले नंबर का नक्षत्र कौन सा होता है? अश्विन। तो अश्विन में ही चंद्रमा भ्रमण करेगा और अश्विन का राशि स्वामी, अश्विन की जो राशि होती है वह मेष राशि होती है। तो मेष राशि में जब चंद्रमा का उदय होता है, नए नक्षत्र में उसका उदय हो रहा है, तो वह गणमूल नक्षत्र कहलाता है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा सेकंड राशि में जा रहा है तो आप देख सकते हैं अश्विनी के बाद वह भरणी में भ्रमण करेगा, कृतिका में भ्रमण करेगा और कृतिका का कुछ पोर्शन सेकंड राशि में भी स्थित है। क्योंकि जब हमारे 27 नक्षत्र है उसे 12 में 27 हमारे नक्षत्र है उसे 12 राशियों में बराबर में डिवाइड करेंगे तो 2 ही नक्षत्रों का पूर्ण आधिपत्य आएगा। जब जो तीसरा नक्षत्र है उसका कुछ पोर्शन ही एक राशि के पास जाएगा, दूसरा पोर्शन दूसरी राशि के पास जाएगा, तभी तो डिवीजन पूरा होगा। तो इसी प्रकार से कृतिका का कुछ पोर्शन वृषभ राशि के आधिपत्य में भी है। तो अर्थात जब चंद्रमा वृषभ राशि में जाता है तो कृतिका नक्षत्र का समाप्ति नहीं होती है, इसलिए वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र को गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में नहीं रखा गया है। यानी कि नक्षत्र की भी समाप्ति हो, राशि की भी समाप्ति हो और हाउस की भी समाप्ति हो, इसी प्रकार से नए हाउस का उदय भी हो, नक्षत्र का उदय भी हो और नए हाउस का उदय भी हो, वही गणमूल नक्षत्र की संज्ञा में आता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मृगशिरा नक्षत्र है, उसका कुछ पोर्शन तीसरी राशि के पास है, तो यह भी गणमूल नक्षत्र में नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पुनर्वसु का कुछ पोर्शन कर्क राशि के पास भी है, तो यह भी गणमूल नक्षत्र में नहीं आएगा। अब पुष्य और अश्लेषा, अश्लेषा के बाद आप देख सकते हैं अश्लेषा का कुछ पोर्शन मग यहाँ पर सिंह राशि में नहीं है, यहाँ नया नक्षत्र आ गया है। यानी कि नक्षत्र अश्लेषा का एंडिंग पॉइंट आ गया चंद्रमा जब यहाँ पर कर्क राशि में यदि चंद्रमा स्थित है।
चंद्रमा सपोज करिए यहाँ पर स्थित है और वह पुनर्वसु से भ्रमण करता हुआ पुष्य में आया, पुष्य के बाद वह अश्लेषा नक्षत्र में आएगा। तो अश्लेषा नक्षत्र में जब वह आएगा तब उसकी समाप्ति का कुछ पॉइंट होगा, अर्थात जब अश्लेषा का पूर्ण भ्रमण उसका समाप्त हो जाएगा तो वह सिंह राशि में भ्रमण करने जाएगा। तो सिंह राशि के बाद वह नया नक्षत्र में उदय होगा। अश्लेषा का कुछ पोर्शन यहाँ पर नहीं आया है तो इसे ही मूल नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है। इन जो नक्षत्र है उसे ही मूल नक्षत्रों की संज्ञा दी है। तो समाप्ति पॉइंट और उदय का जो पॉइंट होता है, जो नक्षत्र होता है, वही गणमूल नक्षत्र होता है। तो जब चंद्रमा एक हाउस को छोड़कर, एक पूरे नक्षत्र को छोड़कर नए नक्षत्र में जाता है और नए हाउस में जाता है, नई राशि में जाता है, तो उसकी कुछ एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि मन से परेशान अधिक हो जाता है वह जातक जब इस बच्चे का जन्म इन नक्षत्रों में होता है। क्यों होता है आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि सपोज करिए आपने घर शिफ्ट करा है, तो घर शिफ्ट करने के लिए कितना आपको परेशान होना पड़ता है, कितना वर्कलोड हो जाता है, तो उस समय मानसिक परेशानी कितनी हो जाती है। जब आप पुराना हाउस छोड़ रहे हैं तब भी परेशानी है, नए हाउस में जब आप आते हैं तो एकदम से आप सेट नहीं हो पाते हैं तब भी परेशानी है। तो उसी समय कुछ ऐसा हो जाए, बच्चे का जन्म है, तो मानसिक जो परेशानी होती है वह जातक को जीवन में कभी कभी होती है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि मूल नक्षत्रों में बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जीवन भर अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि उसकी पूरी लग्न कुंडली अच्छी है और चंद्रमा का नक्षत्र जो है मूल नक्षत्रों में आता है तो बच्चा बहुत अधिक प्रतिभाशाली होता है। इसी प्रकार से कन्या है वह गणमूल नक्षत्र में नहीं आएगा क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी का कुछ पोर्शन यहाँ पर भी आ रहा आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जब तुला राशि में यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो वह भी गणमूल नक्षत्र में नहीं आएगा। अब वृश्चिक राशि में यदि बच्चे का जन्म हुआ है और ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो वह गणमूल नक्षत्र में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं वृश्चिक राशि का भी यहाँ पर समाप्ति होगी जब वह धनु राशि में भ्रमण करेगा चंद्रमा, और ज्येष्ठा की भी समाप्ति होगी क्योंकि नया नक्षत्र यहाँ पर मूल नक्षत्र का उदय होगा। तो नई राशि का भी उदय हो रहा है, नया नक्षत्र का भी उदय हो रहा है, तो यही गणमूल नक्षत्र कहलाता है दोस्तों। इसी प्रकार से ज्येष्ठा को भी गणमूल नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है और मूल नक्षत्र को भी गणमूल नक्षत्र की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह इसका समाप्ति का नक्षत्र है, यह इसका चंद्रमा का उदय का नक्षत्र है। तो इस समय जो चंद्रमा बिल्कुल नए हाउस में जा रहा है, नया नक्षत्र में जा रहा है, तो वही गणमूल नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस समय चंद्रमा की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए उसे गणमूल नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है। तो मकर को गणमूल नक्षत्र नहीं कहा गया है, कुंभ को भी नहीं कहा गया है क्योंकि आप देख सकते हैं गनिष्ठा का कुछ पोर्शन यहाँ पर भी जा रहा है। अब मीन राशि में यदि जातक का जन्म हुआ है और रेवती नक्षत्र है तो उसे गणमूल नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? तो आप देख सकते हैं रेवती नक्षत्र के बाद जस्ट अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ हो जाता है, अर्थात रेवती नक्षत्र समाप्त हो रहा है, अश्विनी का उदय हो रहा है। जब मीन राशि से चंद्रमा यहाँ पर भ्रमण करेगा मेष में, क्योंकि मीन के बाद मेष में ही आएगा, तो यही जो उनका टाइम पीरियड होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा भ्रमण करते हैं, सभी राशियों में भ्रमण करते करते कुछ ऐसी पर्टिकुलर राशियां हैं, कुछ ऐसे फिक्स नक्षत्र हैं जिन्हें ही गणमूल नक्षत्र कहा गया है। तो वह क्यों कहा गया है आपको बिल्कुल इसके पीछे की साइंस समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि जब चंद्रमा अपने पिछले हाउस को छोड़ता है, बिल्कुल पूर्ण रूप से एक नए हाउस में जाता है, तो उसकी उस हाउस में उसको सेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। पिछला हाउस जब वह छोड़ रहा है तब भी उसकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, इसलिए इन नक्षत्रों में बच्चों का जन्म होता है तो उसे गणमूल नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है। तो मैं आपको सुविधा के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ। तो इस प्रकार से 6 जो नक्षत्र है वह मूल नक्षत्र में आते हैं दोस्तों। और वह कौन सी राशि में आएंगे? यदि चंद्रमा, यदि आपकी मेष राशि है, बच्चे की मेष राशि है, अश्विन नक्षत्र है, तो ही वह मूल नक्षत्रों की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार से मीन राशि है और रेवती नक्षत्र है तो ही वह गणमूल नक्षत्रों की श्रेणी में आएगा। कर्क राशि है, अश्लेषा नक्षत्र है तो ही गणमूल नक्षत्र होगा। सिंह राशि है,
मगा नक्षत्र है तो ही गणमूल नक्षत्र होगा। वृश्चिक राशि है, ज्येष्ठा नक्षत्र है तो ही गणमूल नक्षत्र होगा। धनु राशि है, मूल नक्षत्र है तो ही गणमूल नक्षत्र होगा। अन्य कोई गणमूल नक्षत्रों में नहीं आएगा। जो अन्य नक्षत्र की श्रेणी में बच्चे का जन्म हुआ है तो वह गणमूल में नहीं होता है। वह क्यों होता है उसका पीछे का रीजन भी मैंने आपको समझाया है दोस्तों। अब मूल नक्षत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि इन्हीं नक्षत्रों को मूल नक्षत्र क्यों कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई में यह अशुभ होते हैं या फिर शुभ होते हैं, या फिर यह ऐसे जातक जो ऐसे बच्चे जन्म इन मूल नक्षत्रों में होते हैं तो क्या सही में प्रतिभाशाली होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं उसमें बहुत अधिक अच्छा उच्च पद प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप खुद स्वयं देख सकते हैं, यदि बच्चे का जन्म अश्विनी में हुआ है, मगा में हुआ है, मूल में हुआ है तो वह गुणमूल नक्षत्र में आ गया तो उसका जो ग्रह स्वामी है वह केतु देव है। तो केतु देव एक एक एनालिसिस पावर जो होती है बच्चे में वह बहुत अधिक हो जाती है। उसे पूर्वाभास होता है, वह पहले से ही इस बात को आभास कर लेता है कि उसके जीवन में क्या घटना घटित होने वाली है, अर्थात उसका इंट्यूशन बहुत अधिक अच्छा होता है। तो कभी भी वह गलती नहीं करेगा अपने जीवन में, बहुत अधिक सही निर्णय वह अपने जीवन में लेगा। गूढ़ रहस्यों में उसकी बहुत अधिक रुचि होगी और ज्ञान का कारक भी केतु देव को ही माना गया है। यदि गुरु भी उसकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ज्ञान बहुत अधिक अच्छा ज्ञान वह जातक दे सकता है दूसरों को। गुरु का स्वभाव उसके अंदर आएगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक अच्छी वह उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गणमूल नक्षत्रों में यदि बच्चा पैदा हुआ है तो वह अशुभ होता है, नहीं। यदि उसकी पूरी कुंडली शुभ है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है, अन्य ग्रहों की स्थिति भी अच्छी है, मूल नक्षत्र में पैदा हुए, केतु का स्वभाव भी उसके अंदर है, तो जातक का जो करियर है यदि उसको सही दिशा में मोड़ा जाए तो वह बहुत अधिक अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी वहीं पर काम आती है दोस्तों, कि हमें कहाँ कौन सी दिशा में सही एनर्जी का यूज करना है, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल होता है वह बहुत अधिक थोड़ा सा हाई होता है। जल्दी से वह भावुक भी हो जाते हैं, जल्दी से चिड़चिड़ापन गुस्सापन भी थोड़ा सा अधिक हो जाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के भी आपको लगेंगे। लेकिन इनकी कभी कभी यह जिद्दी अपने एम को लेकर भी होती है, अर्थात जो लक्ष्य इनको प्राप्त करना होता है वह अपने जीवन काल में जरूर प्राप्त करके रहते हैं, भले ही उसके पीछे कितनी भी मेहनत लगे, मेहनत करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते। तो गणमूल नक्षत्रों में जो बच्चे पैदा होते हैं वह अद्भुत प्रतिभाशाली होते हैं, एक अलग हटकर उनका जीवन काल होता है। इसी प्रकार से अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में यदि बच्चों का जन्म हुआ है तो बुध का आधिपत्य उसके ऊपर रहेगा, और जिस भी जातक का नक्षत्र का स्वामी बुध हो गया तो उसका बुद्धि का लेवल बहुत अधिक होगा, अच्छा व्यापारी वह बन सकता है। तो पूरी कुंडली एनालिसिस होने के पश्चात यदि उसको सही दिशा का ज्ञान प्राप्त हो, अर्थात सही करियर उसको बताया जाए, उस क्षेत्र में वह यदि मेहनत करता है तो उसका जीवन बहुत अधिक अच्छा होता है, उसका विवेक बहुत अधिक अच्छा होगा, समझने की शक्ति उसको बहुत अधिक होगी। दूसरा बच्चा जल्दी से कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, वह त्वरित कैलकुलेट करके आंसर दे सकता है, ऐसे बच्चे यह होते हैं। धोखा किसी को देना इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद होगा, हमेशा इनकी पॉजिटिव सोच रहेगी, आगे बढ़ने की इनकी इच्छा रहेगी, भले ही थोड़ा सा मेहनत अधिक करना हो, जिद्दीपन अपना अधिक हो, अड़ियल स्वभाव के हो, लेकिन इनकी जो ये जिद्दी और अड़ियल स्वभाव इनके एम को लेकर होती है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप माता पिता है, आपका बच्चे का जन्म गणमूल नक्षत्रों में हुआ है तो बिल्कुल भी आप अपने माइंड से यह निकाल दीजिए कि हमारा बच्चा अशुभ है, नहीं, वह बहुत अधिक प्रतिभाशाली है। यदि उसको सही दिशा का ज्ञान प्राप्त हुआ, अपने जीवन में भाई कौन सा करियर का चुनाव करें, क्योंकि करियर का चुनाव हम 10th हाउस से करते हैं, ये हम भली बातें जानते हैं, और हमारी पूरी लग्न कुंडली स्ट्रांग है, ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सी दशा चल रही है, हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर क्या हम ऐसी एहतियात बरतें ताकि जीवन में हमें बहुत अधिक सक्सेस प्राप्त हो, कहाँ पर जाकर हम पढ़ाई करें, सब कुछ हमें ज्योतिष के माध्यम से पता चलता है। तो ज्योतिष एक दिशा का कार्य करती है, अर्थात आपको दिशा वह दे सकती है। तो बिल्कुल भी
ऐसा आप भ्रम अपने मन में बिल्कुल भी नहीं रखें कि हमारा बच्चे का जन्म गणमूल नक्षत्रों में हुआ है वह अशुभ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब भी बच्चे का जन्म गणमूल नक्षत्र में होता है तो 27 दिन बाद चंद्रमा जिस नक्षत्र में वापस से आता है, अर्थात अश्लेषा में हुआ है तो 27 दिनों के बाद वापस से वह अश्लेषा में आएगा। ज्येष्ठा में हुआ तो 27 दिनों में भ्रमण काल करके वे वापस से ज्येष्ठा में आता है, तो उस समय उसकी एक छोटी सी पूजा आपको करा लेनी चाहिए आसपास के पंडित से पूछ के, ताकि जो चंद्रमा की जो एनर्जी डिस्टर्ब हुई है वे मेंटेन रहे, ताकि बच्चा थोड़ा सा जो जिद्दी और चिड़चिड़ा स्वभाव उसका रहे या स्वास्थ्य से उसको कोई छोटी मोटी परेशानी हो तो वह नहीं हो। बस इतना सा कार्य आपको करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझे कि बच्चा हमारे ऊपर भारी है, माँ बाप के ऊपर भारी है, भाई बहनों पर भारी है, गणमूल नक्षत्रों में पैदा हो गया है। बहुत से पंडित आपको डरा देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे जो साइंस है वह मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है कि चंद्रमा जस्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। जैसे कि आप घर को जस्ट शिफ्ट करते हैं तो कितना एनर्जी डिस्टर्ब होता है हमारी लाइफ में, इसी प्रकार से चंद्रमा की थोड़ी सी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए वो मन से थोड़े से परेशान रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह जीवन में सक्सेस ही नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे है कि गणमूल नक्षत्रों में पैदा हुए बच्चे अशुभ होते हैं, वह बहुत अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जो मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट करी वही रिक्वेस्ट मैं आपको फिर से दोहरा रही हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, लाइक ज़रूर करना, ताकि वीडियो आगे तक पहुँच सके। दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, उसको मैं दूर करने का ज़रूर प्रयास करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।